हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सैयद फरहान अली स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GOCC। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो मुख्य रूप से जूनियर एडेड एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर TGT, PGT एंड नेट एग्ज़ाम्स। ये जूनियर एडेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पहली सीरीज़ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश बीओवुल्फ इज रिटन बाय। ठीक है, जो हमारी ओल्डेस्ट पोएम या इसको फर्स्ट इंग्लिश एपिक भी बोलते हैं, बीओवुल्फ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इंग्लिश एपिक। ठीक है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? सो फ्रेंड्स, एनिनिमस। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। ये पोएम एनिनिमस है। बीओवुल्फ, अब चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं। बीओवुल्फ जो इस एपिक पोएम का हीरो है और जो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस है, यंग ब्रेव मैन है, और जो 3 सक्सेसिव फाइट लड़ता है इसमें, एक मॉन्स्टर ग्रैंडल से, दूसरी मॉन्स्टर ग्रैंडल की मदर मैरीविव से, और लास्ट फाइट लड़ता है फायर ड्रैगन से। जब ये लास्ट फाइट फायर ड्रैगन से लड़ता है तो काफ़ी ये ओल्ड हो चुका होता है और फाइट जीत जाता है, लेकिन इसे भी एक फैटल वुंड रिसीव होती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। ये पोएम दोस्तों 3182 लाइन्स में लिखी हुई है। ओके, तो इतनी जानकारी आपको इस पोएम के बारे में मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर्स इन द पोएम। किस पोएम में मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बीओवुल्फ में मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर होता है और इसकी माँ मैरीविव भी इसमें अपीयर होती है, जिससे सेकेंड फाइट लड़ता है बीओवुल्फ, मैरीविव, और थर्ड फाइट लड़ता है फायर ड्रैगन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक इज़ कॉन्सिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बुक को नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं? सो विदाउट एनी डाउट, बीओवुल्फ को नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। और दोस्तों, ये जो आपको थर्ड ऑप्शन पे पोएम दिख रही है, चैंसन डी रोलैंड, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंच नेशनल एपिक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड इज़ बीओवुल्फ और नेशनल एपिक ऑफ फ्रांस इज़ चैंसन डी रोलैंड। ये जो पोएम है चैंसन डी रोलैंड, ये बैटल ऑफ रोन्सेवॉक्स पास जो 1788 में हुआ था, 1778 में हुआ था, के ऊपर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। देखिए दोस्तों, 5th सेंचुरी में 3 ट्राइब्स आई थी इंग्लैंड में। इससे पहले जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंग्लैंड के, वो ब्राइटन्स थे। वो आर दे ब्राइटन्स। तो ये जो 3 ट्राइब्स थी, ये कहाँ से आई थी? दीज आर जर्मैनिक ट्राइब्स। ठीक है, कौन कौन थी ये आप नाम नोट कर लीजिए। ज्यूट्स, सेक्शंस एंड एंगल्स, ज्यूट्स एंड सेक्शंस, दीज आर द 3 जर्मैनिक ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द परफेक्ट लिरिक ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड? एंग्लो सेक्शन पीरियड की परफेक्ट लिरिक किसे बोलते हैं? विट्सिट, डोर्स लाइमेंट या द सी फेरर? सो द राइट आंसर इज दोस्तों डोर्स लाइमेंट इज द परफेक्ट एंग्लो सेक्शन लिरिक। ये एक एलिगरी है और इसमें हार्डशिप बताई गई हैं ओशन लाइफ की। ये जो डोर्स लाइमेंट है, इसमें ओशन लाइफ की हार्डशिप को बताया गया है। ओशन लाइफ की हार्डशिप रिप्रेजेंट करती है द हार्डशिप ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो सी मैन के, यानी सी मैन जो समुद्री यात्रा करते हैं, सेलर्स, उनकी लाइफ को, उनके ट्रबल्स को सिंबलाइज करा गया है ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ से। ठीक है दोस्तों, तो डोर्स लाइमेंट ये परफेक्ट लिरिक है ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड की, और
ये एक एलिगोरिकल पोएम है। एलिगोरिकल क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग? फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग किसे कहते हैं? सो द राइट आंसर इज बीड। बीड इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, और इनको फर्स्ट स्कॉलर भी बोलते हैं, द वेनरेबल बीड। ये 673 से 735 तक रहे थे, और इनको फर्स्ट ग्रेड स्कॉलर या फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल? किसने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी थी? तो द राइट आंसर इज बीड, जिनको हम द फादर ऑफ आवर फर्स्ट इंग्लिश लर्निंग एंड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर भी कहते हैं, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट पैराफ्रेजेस? पैराफ्रेजेस किसने लिखे थे? सो द राइट आंसर इज कैडमन। कैडमन इज द राइट आंसर। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कैडमन के बारे में आप याद रखिएगा, ही इज़ आल्सो कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन मिल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, हु इज़ कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन मिल्टन? सो द राइट आंसर इज कैडमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन मिल्टन? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी आ गया, कैडमन। द राइट आंसर इज कैडमन इज कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन मिल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सेक्शन पीरियड? बीड्स ने तो जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी था, उसको ट्रांसलेट करा गया था एंग्लो सेक्शन के टाइम पर। किसने किया था? सो द राइट आंसर इज किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड ने बीड्स की हिस्ट्री को ट्रांसलेट किया था। किंग अल्फ्रेड की टाइमलाइन जो है वो 848 से दोस्तों 901 तक है। 901 में इसकी डेथ हो गई थी। और आपको बताता चलूँ कि किंग अल्फ्रेड एजुकेशन और लर्निंग का बहुत बड़ा लवर था। इसके टाइम पे जो भी स्कॉलर कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट को सेव करता, उसको प्रिजर्व करके लाता था, ला के देता था कोर्ट में, तो इसको ये बहुत बड़ा इनाम देता था और बहुत ज़्यादा इनाम दिया करता था। इसी ने दोस्तों फर्स्ट पब्लिक स्कूल भी ओपन करवाए थे लंदन में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, किंग अल्फ्रेड, 848 to 1901। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शंस? Exeter was a collection of poems by Sainte-Wulf and his followers. In these poems, there were no meters or rhymes. They were written in alliterative verse, which produce music. Yeah, all of these. So the right answer is all of these. दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। The first, Exeter was a collection of poems Sainte-Wulf and his followers. Exeter जो है कलेक्शन है पोएम्स का जो साइनवुल्फ और उसके फॉलोवर्स ने लिखी थी। इन पोएम में कोई भी मीटर या राइमिंग नहीं फॉलो की गई है, और ये एलिट्रेटिव वर्स में लिखी गई हैं जो जिनके पढ़ने पर म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप पियर्स प्लाउमैन की एक लाइन में पढ़ता हूँ कि इन समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। ठीक है, तो आप जो रिपीटिशन देख रहे हैं एस कंसोनेंट का, सो इसी को एलिट्रेटिव वर्स बोलते हैं, एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रोज वाज बोर्न इन 9th century इन द रेन। अवर इंग्लिश प्रोज, तो हमारी इंग्लिश प्रोज है उसकी बिगिनिंग 9th century में हो गई थी। किसके रेन में? सो राइट आंसर इज किंग अल्फ्रेड। मैंने आपको बताया था कि किंग अल्फ्रेड बहुत ही एजुकेशन और लर्निंग का बहुत बड़ा लवर था, और इसका टाइमलाइन जो है वो 848 to 901 तक है, और इसी के साथ इंग्लिश प्रोज बॉर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैरोल्ड द लास्ट ऑफ द सेक्शन किंग डिफीटेड इन। हैरोल्ड, जैसे कि आपने देखा कि सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, ये 5th century में इंग्लैंड में आकर के बस गई थी। ठीक है ना, इससे पहले जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंग्लैंड के, उनको ब्राइटन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइटन्स। और 5th century में ये जर्मनिक ट्राइब्स आ गई थी, एंजल्स, सेक्शंस और जूट्स। सो द लास्ट सेक्शन किंग्स जो था हैरोल्ड, वो हार गया था किस बैटल में?
द बैटल ऑफ हेस्टिंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ हेस्टिंग किसके किसके बीच में हुआ था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। सो द लास्ट सेक्शन किंग हैरोल्ड और विलियम ऑफ नॉर्मैंडी के बीच में ये बैटल लड़ा गया था। कब लड़ा गया था आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग, एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट अकर्ड इन द ईयर। वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये जो नॉर्मन कंक्वेस्ट यानी अंडर विलियम द कनकरर जिसको बोलते हैं, और लास्ट सेक्शन किंग हैरोल्ड के बीच बैटल ऑफ हेस्टिंग लड़ा गया था, तो ये कब हुआ था, 1066 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेओवुल्फ कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव नरेटिव्स। बेओवुल्फ में कितनी सक्सेसिव नरेटिव्स हैं, 3, 2, 4 या 5? सो द राइट आंसर इज दोस्तों 3 इज़ द राइट आंसर। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो हीरो है बेओवुल्फ, वो 3 फाइट लड़ता है, 3 सक्सेसिव फाइट लड़ता है। पहली फाइट मॉन्स्टर ग्रैंडल से, जो बहुत ही टेरिबल मॉन्स्टर है, और दूसरी फाइट लड़ता है मॉन्स्टर की मदर मैरीविव से, वो भी एक मॉन्स्टर है, और थर्ड फाइट लड़ता है वो फायर ड्रैगन से, ठीक है ना, जिसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं बता दूं बेओवुल्फ के बारे में, कि ये बेओवुल्फ जो हीरो है ये डैनिश किंग हेराथगढ़ को बचाने के लिए जाता है। डैनिश किंग हेराथगढ़ को बचाने के लिए जाता है मॉन्स्टर ग्रैंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज कॉल्ड द स्वॉन सॉन्ग ऑफ एंग्लो सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पोएम को स्वॉन सॉन्ग ऑफ एंग्लो सेक्शन कहा जाता है? बैटल ऑफ मॉल्डन, बैटल ऑफ मॉल्डन, बेओवुल्फ, द सीफेरर, इन नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज द बैटल ऑफ मॉल्डन। बैटल ऑफ मॉल्डन इज कॉल्ड द स्वॉन सॉन्ग ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। अब दोस्तों आपको एक टर्म यहाँ पे आया तो मैं बता दूँ कि स्वॉन सॉन्ग क्या होता है। द लास्ट वर्क ऑफ एनी राइटर आर पीरियड, किसी राइटर का या किसी पर्टिकुलर पीरियड का जो लास्ट वर्क होता है उसको स्वॉन सॉन्ग कहते हैं। जैसे कि द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का प्ले है वो स्वॉन सॉन्ग कहलाता है शेक्सपियर का। व्हाट इज़ द स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? सो द टेम्पेस्ट इज़ द स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। सिमिलरली द स्वॉन सॉन्ग ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड इज़ द बैटल ऑफ माल्डन। दोस्तों ये बैटल ऑफ माल्डन कब हुआ था? 1991 में। द बैटल ऑफ माल्डन, या जिसको बैर्थ नॉट्स डेथ भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को स्वॉन सॉन्ग ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर कहा जाता है। ये एक पोएम है, बैटल ऑफ माल्डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सेक्शन इज। एंग्लो सेक्शन की टाइमलाइन क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 5th सेंचुरी में एंग्लो सेक्शन यानी 3 जर्मैनिक ट्राइब्स, ज्यूट्स, एंगिल्स और सेक्शंस, ये ब्रिटेन में आकर के बस गए थे। और जो लास्ट सेक्शन किंग था इनका हैरोल्ड, वो बैटल ऑफ हेस्टिंग यानी 1066 में विलियम द कनकरर से हार गया था। तो इनकी टाइमलाइन हो जाती है 450 टू 1066। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द सैडेस्ट ऑफ ऑल आवर अर्ली पोएम्स। जो हमारी अर्ली पोएम्स हैं उसमें सबसे सैडेस्ट पोएम कौन सी है? सो द राइट आंसर इज द पर्ल। द पर्ल इज़ द सैडेस्ट पोएम ऑफ आवर अर्ली पोएम्स। ये पर्ल जो है वो एक इसमें जो पर्ल है वो एक डॉटर है एक फादर की, तो फादर इस पर मौन करता है। इसको आप एलेजी भी बोल सकते हैं, जो मॉर्निंग के ऊपर लिखी जाती हैं। ये मॉर्निंग, वो मॉर्निंग MORNING, मॉर्निंग सुबह वाला नहीं बल्कि MOURNING, मॉर्निंग विलाप वाला है, ठीक है। सो द सैडेस्ट पोएम इज द पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066। ये डेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 में हुआ था। तो जो नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 में हुआ था उसमें क्या इफेक्ट नहीं हुआ था? पहला, ब्रिंगिंग ऑफ रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में रोमन सिविलाइजेशन आ गई थी। दूसरा, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिटी, ये भी सही है, रोमन सिविलाइजेशन इंग्लैंड में आ गई थी।
द ग्रोथ ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। द लैंग्वेज एंड लिटरेचर विच वर प्रोक्लेम्ड इन चाउसर, यानी जो चाउसर आगे जो पीरियड है आने वाला है 14th सेंचुरी में, उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो चाउसर के टाइम पे जो लैंग्वेज और लिटरेचर था वो यहीं से प्रोक्लेम्ड हुआ था, सो ये भी ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है आपका ब्रिंगिंग द प्रिंटिंग प्रेस, दिस इज़ रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। ब्रिंगिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ये नहीं, प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कौन लाया था? 1476 में, ठीक है, गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्राइटन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कंप्लीट हिस्ट्री लिखी थी ब्राइटन्स की? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्राइटन्स, हु आर ब्राइटन्स? ब्राइटन्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज जॉफ्री ऑफ मनमाउथ। जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने एक वर्क लिखा था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, आप इसको नोट कर सकते हैं, या ये फाइल मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जॉफ्री ने एक वर्क लिखा था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, जिसमें इसने पूरी ब्राइटन्स की हिस्ट्री को कवर किया था, ठीक है। कुछ लीजेंड्स को इसने इकट्ठा करके और कुछ अपने पास से इमेजिन करके ये हिस्ट्री लिखी थी, तो ये हिस्ट्री टोटली फैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज जॉफ्री ऑफ मनमाउथ? ये जॉफ्री ऑफ मनमाउथ कौन था जिसने हिस्ट्री ऑफ ब्राइटन्स पीपल लिखी थी, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया जो वर्क लिखा था? सो ही इज़ एन वेल्श मंक, ये एक वेल्श मंक था, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैंसन डी रोलैंड, मैंने आपको भी बताया कि इसे फ्रेंच नेशनल एपिक भी कहा जाता है, और इंग्लैंड की नेशनल एपिक बियोवुल्फ को कहते हैं। सो द राइटर इज़ ट्यूरोल्ड, एक नॉर्मन पोइट है ट्यूरोल्ड, इसको चैंसन डी रोलैंड जो फ्रेंच नेशनल एपिक का राइटर माना जाता है। चैंसन डी रोलैंड ये बैटल ऑफ रोसेन वेलिस यानी रॉन्सेवॉक्स जो 1778 में हुआ था, उसके ऊपर बेस करके लिखी गई थी ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ अ मिडिल इंग्लिश हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस पोएम of nearly 30,000 lines of 8 syllables couplet in Northumbrian English dialect written around 1300 AD by an unknown author. Name the poet. यानी एक ये हिस्टोरिकल रिलीजियस पोएम है जिसको लगभग 30,000 लाइनों में लिखा गया है। ये 8 सिलेबल यानी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। ऑक्टोसिलेबिक 8 सिलेबल कपलेट को दोस्तों ऑक्टोसिलेबिक कपलेट भी बोलते हैं, जो नॉर्थम्ब्रियन इंग्लिश डायलेक्ट में लिखी गई है, और ये लगभग 1300 AD में एक अननोन ऑथर के थ्रू लिखी गई थी। व्हाट इज़ द पोएम? द राइट आंसर इज कर्जर मुंडी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कर्जर मुंडी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एपिक पोएम बियोवुल्फ इज़ रिटन इन, एपिक पोएम बियोवुल्फ किस में लिखी गई है? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट एंड राइम रॉयल, या नन ऑफ दिस? सो दोस्तों द राइट आंसर इज स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट हैं वो चौसर के टाइम पे, चौसर ने जो अपने वर्क लिखे हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखे हैं, और जो राइम रॉयल वर्क भी चौसर ने अपने कुछ वर्क राइम रॉयल में भी लिखे हैं जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है। लेकिन ये जो पोएम है बियोवुल्फ ये स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। अब ये स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज क्या है, इसको नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस में आपकी डैनिश, स्वीडिश और नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। द ओल्ड इंग्लिश मेट्रोलॉजी इज़ अमेरिकन कलेक्शन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो इंग्लिश की ओल्ड इंग्लिश की मेट्रोलॉजी है, जिस अमेरिकन कलेक्शन वो किसका है? हैजियोग्राफीज का, एलिटरेटिव वर्स का, ओल्ड हिस्ट्रीज का, या ब्राइटन्स हिस्ट्री का? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। दोस्तों ये मेट्रोलॉजी इज़ अ कैटलॉग और लिस्ट ऑफ मार्टायर्स और अदर साइंट्स। मेट्रोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ या कैटलॉग ऑफ मार्टायर्स, यानी जो शहीद हो जाते हैं, जो साइंट्स हैं उनके कैटलॉग, उनके नेम को
बोलते हैं मेट्रोलॉजी। सो ये किसका कलेक्शन है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हैजियोग्राफीज। ठीक है, अब व्हाट इज़ द हैजियोग्राफीज? हैजियोग्राफी मीन्स बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। जो सेंट्स की SAINT संत लोग जो होते हैं, इनकी जो बायोग्राफी लिखी जाती है उसको हैजियोग्राफी कहते हैं, हैजियोग्राफी। ठीक है, सो द ओल्ड इंग्लिश मेट्रोलॉजी इज अमेरिकन कलेक्शन ऑफ हैजियोग्राफीज। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9956573107 पर मैसेज करके भी इस वीडियो की PDF फाइल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पहली सीरीज़, और इसमें मैंने एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर करने की कोशिश की है। और अभी इसका दूसरी सीरीज़, यानी इस पूरी सीरीज़ में एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन में 50 क्वेश्चंस होंगी। इसकी सेकेंड सीरीज़ जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।